नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए जो भी यूपी स्पेशल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हैं उनको बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। अभी तक हमने जितनी क्लासेस देखी थी सबने हमने किसमें देखा था, प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने देखा था। जैसे प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यूज को हमने लिया था, उसको पढ़ाया था, उसके साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हमने हर क्लास में आपको करवाए थे। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि ये जो हमारी क्लास है ये रिवीजन के दृष्टिकोण से है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं सकते। जितना पढ़ सकते हैं केवल उतनी चीज़ों को पढ़ेंगे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न यानी कि पीवाईक्यूज। तो हमने उन पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखा है अभी तक और ये लास्ट क्लास है। बट आज की क्लास में एक क्या है, थोड़ी सी अलग है। आज की क्लास क्या अलग है, आज की क्लास में हम प्रश्न नहीं लाए हैं, बल्कि वन लाइनर फॉर्मेट में पीवाईक्यूज के जो फैक्ट हैं उनको लाए हूँ। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आज की क्लास में जो बेसिकली कवर है वो योजनाएं हैं। वो क्या है, वो योजनाएं हैं, बजट है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की है। अब बताइए किसी योजना के लिए या बजट के लिए प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन 2024-25 का है, 25-26 का है, तो 25-26 का डेटा है ना उसमें, बट हमें पढ़ना है 26-27 का। तो हम सेम टू सेम वही डेटा जो कि उस समय प्रश्न में आया हुआ था उसको हम इस समय के हिसाब से देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान के हिसाब से अपडेटेड डेटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि समय आप लोगों को बचे, वन लाइनर फॉर्मेट में कंटेंट दे देंगे। पीडीएफ वाले टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे मिल जाएगा, फटाक से पढ़ लीजिए और आप क्या, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कम समय में। ठीक है, तो जितने भी बचे खुचे प्रश्न हैं आपके यूपी स्पेशल के, आज की क्लास में हम सारे के सारे को कवर कर लेंगे, कुछ भी हमारा बचेगा नहीं, पीवाईक्यूज जितने हैं। ठीक है, तो जो ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे उनको जो 10-12 क्लासेस आई हैं, 12-13 हमारे हिसाब से 13-14 क्लासेस हो जाएंगी। तो उतनी क्लासों में आज ये अंतिम क्लास है। इतनी क्लासेस में आपको पता होगा बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, हमने उनको पढ़ा लास्ट के 10 दिन में। यदि किसी ने नई क्लास फॉलो की है तो आप अगर देख रहे हैं क्लास, तो रिवीजन के लिए बेहतरीन क्लासेस हैं, जा करके देख लीजिए आप लोग। पूरे पीवाईक्यूज जो है हमने कवर किया है। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हम पहली चीज़ देखेंगे वो देखेंगे इंडस फूड 2025। ये क्या है, तो इंडस फूड 2025 क्या है, ये एशिया का जो है प्रीमियर खाद्य एवं व्यापार प्रदर्शन है। क्या है, ये खाद्य एवं व्यापार प्रदर्शन है। इस किस नंबर का ये संस्करण हुआ, तो ये 8वें नंबर का संस्करण था। और ये होता कहाँ है, तो ये आपके यूपी में ग्रेटर नोएडा में होता है। ग्रेटर नोएडा में कहाँ होता है, तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में जो है ये होता है। ये मार्ट कहाँ, ये ग्रेटर नोएडा में है और ग्रेटर नोएडा आपके उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हुआ। किस नंबर का संस्करण था, तो ये 8वें नंबर का संस्करण था। ये पीवाईक्यूज है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के बजट से है। तो लिख रहा है उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद व बजट 2026। ये जो है जीएसडीपी का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लास्ट में कोई परीक्षा हुई थी 2025 में, उसमें आया हुआ था। तो हमने जो है जीएसडीपी जो है बताना जरूरी समझा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही देखेंगे कि वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी, वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी का क्या मतलब होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो वही आपको बताना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है अनुमानित कितना है। 2026-27 का जो बजट है उसमें कितना है, तो उसमें है आपका 39.8 लाख करोड़। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, कितना है अनुमानित जो है जीएसडीपी, 39.8 लाख करोड़। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है। अब आप लोग बताएंगे कि इस साल का जो बजट है वो कितने का है। इस साल का जो बजट है कितने का है, तो आप लोग बताएंगे कि 9,12,696 करोड़ और 35 लाख। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 9,12,696 करोड़, इतना याद रखिएगा, बहुत है। ये था इस साल के बजट का आकार यूपी के। और ये याद रखना है कि ये जो है बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है यूपी का। यूपी का जो है, पेन की साइज थोड़ी सी छोटी कर लें तो बताते हैं। तो ये याद रखना है कि अब तक का यूपी का ये सबसे बड़ा बजट है, यूपी का सबसे बड़ा बजट। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो पिछली साल का बजट था, पिछली साल के बजट से अगर इसकी तुलना की जाए तो 12.9% ये अधिक है। ठीक है, यानी कि पिछली साल का जो बजट था और इस साल का जो बजट है वो 12.9% अधिक है। यदि हम पिछली साल से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अब अगला पॉइंट जो है वो है राजकोषीय घाटा का। किसका है, राजकोषीय घाटा से संबंधित। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है इस साल का, उसमें राजकोषीय घाटा जो है कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा अगर आपसे पूछा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2.98%। यहाँ पे हमने 3% लिखा है, लेकिन वो एग्जैक्ट अगर पूछे तो 2.98% जो है अनुमानित किया गया है। क्या, राजकोषीय घाटा। ये जीएसडीपी का 2.98% है। अच्छा, एक और घाटा होता है राजकोषीय घाटा के साथ प्रारंभिक घाटा भी कभी कभी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रारंभिक घाटा।
अभी टाइम कम है और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं, नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन से अभी तो इस बार उतना टाइम मिला नहीं हम लोगों को, हम आपसे बहुत लेट में जुड़े, तो जितनी चीज़ें हो सकी आगे हम बजट एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपका ये पेपर अभी लेखपाल का दे लीजिए, वैसे तो आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, रिवीजन करते चलिए, ठीक है। बाकी हम कभी पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो प्रारंभिक घाटा कितना है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रारंभिक घाटा आपको याद रखना है 1.25% जीएसडीपी का, 1.25%, ठीक है। जैसे ये 2.98% है राजकोषीय घाटा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक घाटा 2026-27 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.25% अनुमानित है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम और देख देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि यूपी का जो बजट है हमारा 26-27 का, ये बताओ इस बजट में जो है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय अनुमानित है। हमारा जो टोटल बजट है वो है 9,12,696 करोड़। तो बेसिकली इसको हम 9,12,696 करोड़ है। अब इसमें से कितना जो है राजस्व व्यय किया जाएगा और कितना पूंजीगत व्यय किया जाएगा। तो इसमें से अगर राजस्व व्यय की बात करें तो 6.64 लाख करोड़ आप ऐसे याद कर लीजिए, और अगर पूंजीगत व्यय पूछा जाए तो 2.48 लाख करोड़, सबके आगे करोड़ जोड़ लीजिएगा, लाख करोड़, ठीक है। तो यूपी का जो बजट है आपको कितना याद रखना है कि 9,12,696 करोड़ का है, जिसमें राजस्व व्यय 6.64 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 2.48 लाख करोड़ है। और हमने आपको दो प्रकार के घाटे बताए, राजकोषीय घाटा कितने परसेंट है, 2.98% है, और प्रारंभिक घाटा कितने प्रतिशत है, तो 1.25% है। अच्छा एक बात आपको और याद रखनी, इससे लगातार प्रश्न आए हुए हैं, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। आपको पूछता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, मतलब केंद्र सरकार जो योजनाओं को चला रही हैं, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिसमें किसने, यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन योजनाओं का नाम पूछता है कि निम्न में से किस योजनाओं में यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम आपको उन सारी योजनाओं का नाम लिखा देते हैं जिसमें कि यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पहले लिख लेते हैं पूरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की किन सामाजिक योजनाओं में, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब ये कौन सी योजनाएं हैं आपको बताते हैं, ये कौन सी योजनाएं हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दूसरा आपको याद रखना है, ये प्रधानमंत्री को पीएम लिख देंगे, पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना आपसे पूछा जाए, इसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुद्रा योजना में भी यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी के साथ एक है पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। उसके साथ याद रखना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और याद रखना है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो इस साल का बजट है उसका आकार क्या है, तो 9.12 लाख करोड़, इसको हम बोल सकते हैं ना 9.12 लाख करोड़ का हमारा जो बजट है, यानी कि 9,12,696 करोड़ का बजट है। इसमें अगर हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय हमारा 6.64 लाख करोड़ है और पूंजीगत व्यय हमारा 2.48 लाख करोड़ है। हमने ये दो बातें आपको बताई, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया प्रारंभिक घाटा और राजकोषीय घाटा। प्रारंभिक घाटा आपको याद रखना है कि जीएसडीपी का 2.98% है, सॉरी राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% है और प्रारंभिक घाटा जीएसडीपी का 1.25% है। अब ये बजट के वो पॉइंट्स हैं जो लगातार आए हुए हैं पीवाईक्यूज में, तो हमने इतने पॉइंट्स को कवर किया है। बाकी चीज़ें बजट को आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा, क्योंकि ये रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप इनको भूले ना, इसीलिए हमने इनको अभी आपको फिर से बताया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। बेसिकली ये जो नीति है हमारी, ये क्यों आई थी, ये 2022 में आपकी ये नीति आई हुई है और उद्योगों में निवेश के माध्यम से रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए ये नीति आई हुई है। इसमें जो
प्रश्न आया हुआ है वो प्रश्न ये आया हुआ था कि इसमें निवेश की कई सारी श्रेणियां बनाई गई हैं। किस चीज़ की श्रेणी? निवेश की कई सारी श्रेणियां बनाई गई हैं। अब इन श्रेणियों से प्रश्न आता है कि किस श्रेणी में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, किस श्रेणी में इन्वेस्टमेंट की रेंज क्या है। सबसे पहले हम श्रेणियों को देखेंगे तो इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक तो लार्ज है, एक मेगा श्रेणी है, सुपर मेगा है, अल्ट्रा मेगा। जो आपकी लार्ज श्रेणी है इसमें याद करना है, इसमें जो पूंजी के निवेश की सीमा है वो 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच है। 50 से लेकर के 200 करोड़ तक का यदि निवेश होता है तो वो लार्ज श्रेणी के अंतर्गत आएगा वो निवेश। और इसके बाद फिर 200 आप अगर प्लस चले जाते हो तो 200 करोड़ से 500 करोड़ तक रहोगे तो वो मेगा श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और 500 करोड़ से 3000 करोड़ तक के बीच का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सुपर मेगा श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और यदि 3000 करोड़ से प्लस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें यही प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये शायद सुपर मेगा श्रेणी से आया हुआ था कि मेगा श्रेणी में जो है कितने जो इन्वेस्टमेंट की रेंज है वो कितनी है। तो वो आपको याद रखनी है कि 200 से 500 करोड़। अब आपको मेगा ही नहीं याद रखनी है, चारों श्रेणियां याद करनी है। इस नीति से यही क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये याद करना है। नीति 2012 में आई थी आपकी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि शासकीय पोर्टल एवं डिजिटल पहल। कुछ हम इसमें पोर्टल्स देखेंगे, कुछ डिजिटल पहल हैं जो यूपी के द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी शुरू की गई पहले हैं जो कि आया हुआ है, तो हम उनको देखेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा निवेश सारथी पोर्टल। क्या है? निवेश सारथी पोर्टल। ये आपको ध्यान रखना है। निवेश सारथी पोर्टल में हमें याद क्या रखना है? तो निवेश सारथी पोर्टल में हमें याद ये रखना है कि नवंबर 2022 में इसको शुरू किया यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, कब शुरू किया? नवंबर 2022 में। ठीक है, नाम क्या है? निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, कब शुरू हुआ? तो 2022 में शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें करना क्या है? तो निवेश आशय में दाखिल करना, समझौता या विभिन्न एमओयूज पर हस्ताक्षर करना जो है। ठीक है, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, और इसमें क्या सेवाएं मिलती हैं? ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो और उसके निवारण करने के लिए एक प्रॉपर तंत्र इसमें बनाया गया है। ठीक है, बैठक और प्रबंधन मॉड्यूल। ठीक है, तो निवेश सारथी जो पोर्टल है ये क्या है? ये एक पोर्टल है। कब शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो ये कई सारी यहाँ पे सेवाएं मिलती हैं जो आपको एक सिंगल विंडो पे मिलती हैं। वो सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो निवेश के आशय से अगर आपको कुछ जानना है या फिर कोई एमओयू पर, ठीक है, हस्ताक्षर की व्यवस्था का प्रबंधन यहाँ पे किया गया है। और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र और बैठक प्रबंधन का मॉड्यूल इसमें है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या नहीं है, और उसमें ऑप्शन में था भूमि आवंटन। तो आपको याद रखना है, इस पे फोकस, इस अपवाद पे फोकस करना है कि इस पोर्टल पर भूमि आवंटन यानी कि लैंड एलोकेशन करना इस पोर्टल की सेवाओं में शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि निवेश सारथी पोर्टल जो है आपका, उसमें लैंड एलोकेशन जैसी सुविधाएं शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि 2023 में आती है। इसमें याद क्या करना है? तो इसके तहत जो है, इसमें जो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है, इसके तहत जो है उद्यमी मित्रों की क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। इस योजना में क्या प्रावधान है? इस योजना में प्रावधान है कि उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। और उद्यमी मित्र कौन होंगे? तो उद्यमी मित्र जो है एक कड़ी होंगे। किसके बीच में कड़ी होंगे? जैसे जो भी निवेशक हैं जो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, तो निवेशकों और जो आपकी सरकार है यानी कि राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम कौन करेंगे? ये उद्यमी मित्र करेंगे। इनकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्त की जाएगी तो इनको पैसा वैसा भी दिया जाएगा। तो इनको जो है हर माह 70,000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी इनको दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना कब आई? 2023 में। उद्यमी मित्र कौन है? तो उद्यमी मित्र हैं जो निवेशक हैं और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। और इन उद्यमी मित्रों को 70,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है डाक कर्मयोगी पोर्टल। डाक कर्मयोगी पोर्टल क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल ये बेसिकली एक ई लर्निंग पोर्टल है। किसके लिए ई लर्निंग पोर्टल है? तो जो भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी हैं, बेसिकली जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनकी कार्य क्षमताओं के विस्तार के लिए, मतलब इनको सिखाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए पोर्टल है। किसको सिखाने पढ़ाने के लिए? तो जो ग्रामीण डाक सेवक जो हैं उनको सिखाने के लिए, उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ई लर्निंग पोर्टल है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आपको ये याद रखना है कि इसमें है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मतलब किसान के साथ कोई दुर्घटना हो जा रही है तो उस दुर्घटना के बाद मतलब उसका कुछ कल्याण किया जाए, उसको कुछ सहायता दी जाए, उसको कुछ हेल्प की जाए, उससे रिलेटेड योजनाएं हैं। ठीक है, अब इस योजना में कई सारी कैटेगरीज हैं कि कब कौन सा, मतलब जैसे
किसी किसान के साथ दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना की किस स्थिति में किस टाइप की दुर्घटना है और उसमें किस टाइप का मुआवजा मिलता है। जैसे मान लीजिए किसान की मृत्यु हो गई, किसान की मृत्यु हो जाएगी तो उसके आश्रित परिवार को 5 लाख तक का ये मुआवजा मिलता है। यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को 5 लाख तक की राशि का मुआवजा मिलता है। लेकिन मान लीजिए उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको अंग हानि होती है, उसका पैर कट गया, हाथ कट गया, इस स्थिति में जो मुआवजा की राशि है इस स्थिति में भी ये 5 लाख तक जो है देय होती है। इस स्थिति में भी उसको मुआवजा कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि विकलांगता, यदि मान लीजिए वो विकलांग हो जाता है, ठीक है, और विकलांगता जो है वो 60% से अधिक है, तो जी जब वो किसान जो है दुर्घटना में 60% या उससे अधिक विकलांग हो जाता है तब उसको 2 लाख तक की राशि का मुआवजा मिलता है। कितनी तक की, 2 लाख तक की राशि का मुआवजा मिलता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और जो हमें याद आ रहा है, जो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आया हुआ था वो शायद यहाँ सारे ऑप्शन सही थे, इस वाले अंग हानि में वो 3 लाख रुपए दिया था, तो उसीलिए उसका ये ऑप्शन जब भी पेपर में आया था तो ये गलत हो जा रहा था। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न के विकल्प में दिया गया 3 लाख तथ्य त्रुटिपूर्ण है, उसमें हमें शायद गलत तथ्यों की पहचान ही करनी थी। और हमने बताया कि आज की क्लास में हमने प्रश्नों को नहीं शामिल किया क्योंकि योजनाएं वगैरह हैं, तो हमने इनको क्रमबद्ध रूप से ला लिया है ताकि आप लोग याद कर लेंगे। प्रश्न में उतना बढ़िया नोट्स बनता नहीं है, तो नोट्स अभी आपके पास बनाने का टाइम है नहीं, हम पढ़ा दे रहे हैं, एक बार टेलीग्राम चैनल पर नोट्स दे देंगे, 2-3 बार इसको देखिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला है हमारा जो पॉइंट वो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये कब लागू होती है, तो ये योजना राज्य सरकार द्वारा 2017 में लागू की जाती है, ठीक है। इसमें सहायता राशि कितनी है, तो इसमें जब ये शुरू हुई थी तो इसमें सहायता राशि 51,000 रुपये थी, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपये अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दी जाती है। जो जोड़े होते हैं उनको, ठीक है, जोड़े मतलब पति पत्नी जिनकी शादी की जाती है उनको कितना दिया जाता है, अब वर्तमान में 1 लाख। जब योजना स्टार्ट हुई थी 51,000 प्रदान किया जाता था। योजना कब शुरू हुई थी, 2017 में शुरू हुई थी। राज्य में कुछ चलने वाली पेंशन योजनाएं हैं, अगले पॉइंट में हम उनको देखेंगे। जैसे ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि कुष्ठ रोग में जो पेंशन दी जाती है, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लाभार्थी हैं उनको दी जाती है। अब इन ग्रसित लाभार्थियों को कितनी पेंशन दी जाती है पर महीने, यही सेम क्वेश्चन आया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लाभार्थी हैं उनको जो है कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति महीने की मासिक पेंशन दी जाती है। और इसी प्रकार की एक पेंशन और दी जाती है जिसको कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 60 वर्ष के ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति होती हैं उनको जो है यूपी गवर्नमेंट आपकी देती है। इसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, तो इसमें 1 लाख रुपये प्रति महीने का अमाउंट दिया जाता है। तो दोनों अमाउंट आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कुष्ठ रोग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, तो 3,000 रुपये, सेम यही क्वेश्चन आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धा पेंशन के अंतर्गत जो 60 वर्ष से अधिक वृद्ध होते हैं उनको जो है राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की मासिक वृद्धा पेंशन दी जाती है, तो 1,000 रुपये की। अगला जो है हमारा पॉइंट रिलेटेड है वो जीरो पावर्टी अभियान से रिलेटेड है। तो जो जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश का अभियान है इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला याद आपको ये रखना है कि इसमें जो है हर जो आपका गांव होते हैं तो गांव से 10 से 20 ऐसे परिवारों की पहचान की जाती है जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उद्देश्य होता है कि ये जो 10 से 25 गाँव हैं इनको जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। यही जो है जीरो पावर्टी अभियान का जो है क्या है उद्देश्य है। तो हर गांव से, हर ग्राम पंचायत से कितने परिवारों को सिलेक्ट किया जाता है, 10 से 25 परिवारों की पहचान की जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर इन्हीं परिवारों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। अब आपको एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि इसमें जो चयन होता है उसके लिए किस विधि का, किस तंत्र का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म ही आपको याद रख लेना है कि इंड टू इंड, इसके लिए मतलब आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जो जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश का अभियान है इसमें किस तंत्र का यूज करके चयन जो है किया जाता है परिवारों का। तो उस तंत्र का जो नाम है टेक्निकल वो है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षितता रेटिंग। यही आपको रट डालना है, ठीक है। क्या है इतना हमें नहीं जानना है, बस ये एक मेथड है जिसका यूज करके चूज किया जाता है, जो चयन किया जाता है परिवारों का, ठीक है। गरीब परिवारों का चयन किस विधि से किया जाता है, तो यही विधि है। क्या है, एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षितता रेटिंग, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कन्या सुमंगला योजना कब लॉन्च की गई, तो 25 अक्टूबर 2019 को ये योजना लॉन्च होती है, ठीक है। बेसिकली है कि साथ बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं उनके शैक्षणिक मानकों में सुधार तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए इस योजना को लाया गया है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है अगर किसी परिवार में अधिकतम जो 2 बेटियां हैं उनको लाभ दिया जाता है। 2 बेटियों को लाभ कैसे दिया जाता है, तो
तो इसमें जो है जो आपकी बेटियां पैदा होती हैं उनको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 6 चरणों में, कितने चरणों में, 6 चरणों में प्रोत्साहन स्वरूप जो है लाभ प्रदान करती है। लाभ क्या प्रदान करती है? तो इसमें जो है पहले तो जो है इसमें 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब वो धनराशि बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दी गई है। बट ध्यान आपको रखना है कि केवल 2 बेटियों तक ये प्रदान की जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हो गई हैं तब नहीं प्रदान, केवल जो 2 आपकी पैदा होंगी स्टार्टिंग की, जो 2 लड़कियों का जन्म होगा उनको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। पहले 15,000 का लाभ दिया जाता था और अब 25,000 कर दिया गया है। और ये जो है उनके जन्म से लेकर जब तक वो ग्रेजुएट होती हैं उस समय तक 6 चरणों में ये लाभ प्रदान किया जाता है। लॉन्च कब हुई? 25 अक्टूबर 2019 को। क्या है? तो लड़कियों के स्वास्थ्य, शैक्षणिक मानकों में सुधार और कन्या भ्रूण जैसी कुप्रथाओं को कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया गया। कितने बेटियों को लाभ मिलेगा? तो किसी परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। कितने चरण में लाभ प्रदान किया जाता है? 6 चरणों में लाभ प्रदान किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है? तो बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक, प्रवेश तक किया जाता है। ठीक है, पहले कितनी सहायता धनराशि दी जाती थी? 15,000। अब कितनी दी जा रही है? 25,000। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है सबरी संकल्प अभियान। बेसिकली जो सबरी संकल्प अभियान है, ये महिलाएं जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, इनको कुपोषण से दूर रखने के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 2 पॉइंट टेक्निकल थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें जैसे कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है तो उसको 6 महीने तक 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। और ये राशि एक ही बार में 6 महीने में 3,000 रुपये एग्जैक्ट इनका पूरा आ जाता है। हर महीने नहीं आता, 6 महीने में एक बार 3,000 रुपये आ जाता है। 6 महीने किस हिसाब से आता है? तो वो हिसाब है कि हर महीने का 500 महिलाओं को दिया जाता है। इसके बाद जो उनका नवजात शिशु होता है, नवजात जो शिशु होता है, अब ये जब तक 2 साल का नहीं हो जाएगा, 6 महीने तक तो ये प्रदान ही किया गया महिला को, लेकिन आगे अब जो है जब तक ये शिशु 2 साल का नहीं हो जाएगा तब तक इसको हर महीने 500 रुपये दिए जाते रहेंगे शिशु के लिए, और वही हिसाब होगा देने का। 6 महीने में 3,000 रुपये आ जाएगा। और कब तक? जब तक वो नवजात 2 वर्ष तक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि नवजात बच्चे के 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह पर वित्तीय सहायता, मतलब हर महीने का 500 आएगा, लेकिन हर महीने नहीं आएगा, 6 महीने में इकट्ठे 3,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और पहली जो बात हमने बताई वो हमने क्या बताई कि जो महिला होगी उसको जो है 6 माह तक 500 रुपये उसके लिए भी आएगा और वो डायरेक्टली 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6 महीने में। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें क्या है कि किसको ये लाभ दिया जाएगा, किन महिलाओं और बच्चों को ये लाभ दिया जाएगा? तो पहली बात तो वो जो महिला है उसकी जब वो प्रसव हो उसका, ठीक है, जब वो प्रसव हो, जब उसकी डिलीवरी हो तो क्या हो कि उसकी एज 19 साल से कम ना हो। पहला पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो उसका प्रसव हुआ हो वो पंजीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों पर या संस्थागत प्रसव हुआ हो, मतलब किसी सरकारी या निजी नर्सिंग होम में उसका प्रसव हुआ हो। ऐसे घर पे जो होता है उसके लिए कुछ नहीं सहायता, इस योजना के अंतर्गत उसको सहायता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि 19 वर्ष से बड़ी हो वो महिला, पहली चीज़, मतलब 19 वर्ष से कम उसकी एज ना हो, 19 वर्ष प्लस ही हो, 19 या 19 वर्ष प्लस हो। दूसरा पॉइंट कि संस्थागत प्रसव हुआ हो, मतलब किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे हुआ हो, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या फिर किसी सरकारी अस्पताल में हुआ हो। ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे किशोरी बालिका योजना से रिलेटेड। देखिए, महिलाओं से रिलेटेड योजनाओं से कई सारे प्रश्न आते हैं, तो जितने PYQs हैं हमने उनको तो कवर कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो एक बार जा करके जो महिलाओं से रिलेटेड हैं उनको देख लीजिएगा। देखना क्या है कि वो योजना किस लिए है और उसमें यदि कुछ स्पेशल पॉइंट है वही आपको देखना है। जैसे देखिए, जितना हम करवा रहे हैं इतना इन योजनाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है किशोरी बालिका योजना। लॉन्च कब की जाती है? 21 फरवरी 2019 को किशोरी बालिका योजना लॉन्च की जाती है। क्यों लॉन्च की जाती है? तो इसलिए लॉन्च की जाती है कि जो 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं हैं, 11 से कितने वर्ष की? 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं हैं, उनको वर्ष में 300 दिनों के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा कि टारगेटेड दिन कितने हैं। इससे प्रश्न आता है कि 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर, यदि वो 300 दिनों तक विद्यालय में नहीं आएंगी तो पोषण आहार के रूप में मोटा अनाज जो है संतुलित आहार के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब बेसिकली इतना जानिए कि कोई लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं आ रही हैं, तो उन लड़कियों के लिए, मतलब 300 दिन तक स्कूल नहीं आई तो उनके पोषण के लिए, उनके आहार के लिए जो है मोटे अनाज के रूप में उनको आहार प्रदान किया जाएगा। किस लिए? तो मोटे अनाज के रूप में। आगे ध्यान देना है कि कितने जिलों में ये संचालित है, तो यूपी के सभी 75 जिलों में संचालित है, ये याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, कितने जिलों में? 75 जिलों में। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो इसके अंदर टारगेटेड गर्ल्स हैं, बालिकाएं हैं, उनकी एज कितनी है? 11 से 14। कौन है 11 से 14 की? जो स्कूल नहीं जा रही हैं, जो स्कूल नहीं जा रही है। कितने दिन स्कूल नहीं गई? 300 दिन स्कूल नहीं गई। बस ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किशोरी बालिका योजना लॉन्च कब हुई? तो 21 फरवरी 2019 को। बस खत्म।
आगे बढ़ें। आगे है हमारा मनरेगा से। तो मनरेगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो प्रश्न आया हुआ था मनरेगा से रिलेटेड वो मनरेगा निधि से आया था। उसने पूछा था कि जो भी भारत सरकार की जो निधि होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा किस निधि के अंतर्गत ट्रांसफर करती हैं। तो आपको पता है जैसे मनरेगा है आपका। अब आपको बताना है कि इसका नाम भी परिवर्तित हुआ है, परिवर्तित नाम इसका क्या किया जाना है वो बताइएगा आप। तो पहले तो मनरेगा समझिए। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो जो केंद्र सरकार होती है उसको जो अपना पैसा भेजना होता है, अपना हिस्सा भेजना होता है, तो वो किस निधि के अंतर्गत राज्य सरकार को भेजती है। तो वो निधि होती है राज्य रोजगार गारंटी निधि। ठीक है। तो राज्य जो भारत सरकार होती है वो अगर उसको उत्तर प्रदेश सरकार को मनरेगा निधि वाला उसका अंश देना है, अपना अंश सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो किस निधि में वो पैसा भेजेगा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य रोजगार गारंटी निधि में अपने हिस्से का पैसा भेज देगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। यही प्रश्न आया हुआ था, किस निधि के अंतर्गत पैसा देता है। अगला प्रश्न है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ये क्या है, ये किस टाइप की निधि है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये सभी जिलों में नहीं, यूपी के केवल 35 जिलों में जो है ये निधि प्रदान की जाती है। ये इस योजना के अंतर्गत केवल यूपी के 35 जिले हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। किस योजना के अंतर्गत, तो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत। आगे क्या याद रखना है कि जैसे जैसे क्षेत्रीय विकास में जो वो विशेष क्षेत्र हैं वहाँ पे जो महत्वपूर्ण कमियां हैं, ठीक है, जो जैसे वहाँ पे कई सारी योजनाएं चल रही हैं उस क्षेत्र में, जैसे ये 35 जिले, यहाँ पे कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं के चलते कई सारे विभाग की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण गैप्स होते हैं, क्रिटिकल गैप्स जिन्हें बोला जाता है, कि इन योजनाओं के अंतर्गत ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, जो अन्य विभागों से पहले से योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत इन विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में जो समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रिटिकल गैप्स। और उन्हीं क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का प्रावधान किया गया है। अब आशा है आपको समझ में आ चुका होगा। ये याद रखना है कि 35 जिले, और क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य वही है कि जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको भरना। क्रिटिकल गैप्स क्या है, क्रिटिकल गैप्स हैं कि जो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उनके द्वारा जो गैप्स नहीं भर रहे हैं, जो समस्याएं नहीं जा रही हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए ये निधि लाई गई है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, तो ये लॉन्च कब हुआ, तो कोविड के टाइम में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 20 जून 2020 को। ठीक है, याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि अब हो सके ना पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है कि कोविड के टाइम में कौन सा अभियान शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया। तो देखिए कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोग क्या थे, वो गांव आ गए थे शहर छोड़ करके। ठीक है, बहुत सारे प्रवासी श्रमिक जो थे वो वापस गांव में लौट आए थे। अब गांव में उनके लिए कोई रोजगार तो था नहीं, लेकिन और ये श्रमिक ऐसे होते हैं कि इनका वही जीवन यापन जो है डेली पे चलता है। ठीक है, एक दिन 2 दिन जो कमाते हैं, इनके लिए ऐसा नहीं होता कि इनके बैंक बैलेंस में 3 महीने 4 महीने का पैसा रखा हुआ है कि 4 महीने तक काम नहीं करेंगे तब भी इनका परिवार चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इन्हीं प्रवासी श्रमिकों के लिए जो गांव में लौट के आए हैं, इन्हीं के लिए कोविड के टाइम में ये योजना शुरू की गई, ताकि स्थानीय स्तर पर उनको तत्काल मतलब तुरंत उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनको आजीविका का अवसर जो है दिया जाए। ये इसका उद्देश्य था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड के टाइम में 20 जून 2022 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, तो जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको तात्कालिक रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसको बोला जाता है। क्यों है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए है ये योजना। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, सौभाग्य योजना किस लिए है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका कार्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। आपसे पूछेगा कि यूपी बीएसएन मतलब उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में कहाँ है इसका कार्यालय, और स्थापना कब हुई, 1978 में इसकी स्थापना हुई। बस इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी जो एडिशनल पॉइंट्स हैं आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, PDF हम टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। अगला एक जिला एक उत्पाद योजना। अब इसमें हम सारे उत्पादों को नहीं देखेंगे, बस इस योजना के अंतर्गत क्या है मेन पॉइंट्स उनको देखेंगे। पहला आपको याद रखना है कि लॉन्च कब होता है, ये योजना लॉन्च कब की गई, तो 24 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई। और 24 जनवरी आप सबको पता होगा कि यूपी का स्थापना दिवस है, तो यूपी के स्थापना दिवस के दिन एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी में लॉन्च की गई। उद्देश्य क्या है, MSME जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, मतलब जो पारंपरिक हस्तशिल्प है विभिन्न जिलों का, ठीक है, जो रेडीमेड कपड़े हैं, चमड़े के उत्पाद हैं, मतलब देसी स्वदेशी स्तर पर जो यूपी के विभिन्न जिले हैं, विभिन्न स्थानीय स्तर के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस एक जिला एक उत्पाद योजना को लाया गया। ठीक है, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, और रोजगारों, अब भाई जब हम उत्पादों को
प्रोत्साहित करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ानी होगी, और मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी तो कच्चा माल चाहिए होगा, कच्चा माल उसके बाद जो है काम करने के लिए श्रमिक भी चाहिए होंगे। तो मतलब बेसिकली इस योजना के अंतर्गत जो क्या होगा कि रोजगार का सृजन भी करेगा, और जब सृजन होगा, रोजगारों का सृजन होगा, तो जो युवा जो है अपने गांव से अपने शहर से पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं, पलायन करके वहां पे काम ढूंढते हैं। तो यदि अगर प्रोत्साहन हम देंगे जो लोकल स्तर पे जो हैं उत्पाद हैं, तो युवाओं को वहीं पे रोजगार मिलेगा। ठीक है, किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी, मान लीजिए कोई उत्पाद है उसकी मांग बढ़ रही है, जैसे चमड़े का उत्पाद है, रेडीमेड कपड़े, हस्तशिल्प है, मान लीजिए आपके यहाँ का कोई विशेष हस्तशिल्प है, अब इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब इस शिल्प को बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है, खरीदने लगे हैं, तो आपके गाँव में इसको बनाने वाले भी लोग चाहिए, तो अब आपके गाँव में ऑटोमेटिकली एक रोजगार बन जाएगा। तो जो युवा है वो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर काम करेंगे। ठीक है, तो यही सब इसका उद्देश्य है। याद ये रखना है कि 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया। एक लाइन में उद्देश्य क्या है, तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना, युवाओं के पलायन को रोकना, इसका क्या है उद्देश्य। इसीलिए इतनी थोड़ी सी की स्टोरी बता दी है तो आपको ये उद्देश्य याद हो जाए। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये योजना कहाँ से जो है, ये जो है इस योजना को जैसे हमने लाया, तो क्या कहीं ये इस टाइप की योजना पहले चल रही थी? तो हाँ, इसका जो है वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम ये योजना जापान में, ठीक है, ये योजना चल रही थी। ठीक है, और जापान में इस योजना को शुरू किसने किया था? तो वहाँ के एक गवर्नर थे, एक प्रांत था ओइटा प्रांत, वहाँ के गवर्नर थे मोरिहिको हिरामात्सु। तो बस आपको ये याद रखना है कि जापान से ये क्या है, थोड़ी सी इंस्पायर्ड है। जापान में एक लोग थे मोरिको हिरामात्सु, उन्होंने 1979 में जो है एक जापान में योजना शुरू की थी, एक गांव एक उत्पाद योजना। ठीक है, एक गांव एक उत्पाद योजना जापान में शुरू की गई थी। उसी से प्रभावित माना जाता है कि जो यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कब लॉन्च हुई? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च होती है ये योजना। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जब से इस किसान सम्मान निधि में होता क्या है, तो किसान सम्मान निधि में किसानों को जो है एक साल में 6,000 रुपये की क्या प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आपको इतना याद रखना है। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। और सेकंड चीज़ ये याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश राज्य, जो उत्तर प्रदेश रहा है, ये लगातार जो है प्रथम स्थान पर बना है इस योजना के क्रियान्वयन में। और लाभार्थियों की संख्या आपको याद नहीं रखनी है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, लगे तो। बाकी इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और परियोजनाएं हैं जिसके बारे में हम वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। पहला देखेंगे निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान के तहत आपको क्या जानना है, इस योजना के तहत कितने जो है रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है, और उस रिवॉल्विंग फंड में जो है कितने जिले शामिल हैं? तो गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ शामिल है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें एक ऑप्शन था वाराणसी। तो आपको याद रखना है कि जो निर्मल भारत अभियान है इसके रिवॉल्विंग फंड में कौन नहीं शामिल है? तो वाराणसी नहीं शामिल है। यही आपका प्रश्न आया था, तो हमने इसको वन लाइनर में शामिल कर लिया। अगला है कि वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना। ये परियोजना क्या है? तो इसमें जो है गंगा नदी के ऊपर एक जो है पुल बनाया जा रहा है, और वो जो पुल होगा वो रेल सह सड़क पुल होगा। मतलब रेल उसमें रेलगाड़ी भी आ सकेगी और सड़क भी होगी। तो वही लिखा है कि रेल सह सड़क पुल होगा। और आपसे अगर यही पूछेगा कि रेल जो आपका बनारस में किस परियोजना के तहत जो है गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट ये है कि भारत का प्रथम अमृत सरोवर। तो इसको आपको याद रखना कि ये पुराना पॉइंट है आपका। ठीक है, बेसिकली 2022 का करंट है, लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि जो भारत का पहला अमृत सरोवर है ये कहाँ होता है, इसको कहाँ लॉन्च किया जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ किया जाता है, तो इसका उद्घाटन होता है आपके रामपुर जिले में एक पटवई ग्राम पंचायत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामपुर जो जिला है वहाँ पे एक पंचायत है पटवई ग्राम पंचायत, वहीं पे भारत के पहले अमृत सरोवर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे उद्घाटन हुआ? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कहाँ? रामपुर जिले में कहाँ? तो पटवई ग्राम पंचायत में। बस आज की क्लास में इतने ही पॉइंट थे। हमने वन लाइनर फैक्ट में जितनी भी योजनाएं थी उनको कवर करवाया, और उसके साथ में कुछ अन्य पॉइंट्स भी हमने कवर करवाए। बताइएगा क्लास कैसी लगी, क्योंकि उद्देश्य क्लास का था कि रिवीजन जितने भी PYQs पॉइंट है उनको रिवाइज किया जाए। तो इसीलिए हमने बहुत फोकस नहीं किया कि हम बजट बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, सारी योजनाओं को पढ़ाएं, नहीं। उद्देश्य उतना था कि जितने पॉइंट आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में हमने उनको ही कवर करवाया। और अभी रिवीजन के लिए पेपर के दृष्टिकोण में आप सारी चीज़ें पढ़ भी नहीं सकते हो, अभी हमें पढ़ना भी वही है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर करवाया। बताया क्लास कैसी लगी। क्लास में कुछ भी आपको लगता है फैक्चुअल एरर, कोई भी प्रॉब्लम रखते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। PDF वाले टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लास में किसी भी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता हो तो वो भी देखिए। और पॉइंट्स बचे हुए हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि आज ही जो है आपकी क्लास खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप नई क्लासेस को देखें। तो अब देखिए कुछ पॉइंट्स बचे हैं, इनको हम आपके PDF में इंक्लूड करके दे देंगे, आप इसको साथ में पढ़ लीजिएगा। इसमें है कुछ नहीं, जैसे कि जो
थोड़े से भूले भटके हैं, कहीं किसी किसी टॉपिक से छूट गए हैं पॉइंट्स, तो उनको यहाँ पे हमने कवर किया। हो सकता है कि इनको हम पढ़ाए भी हों, लेकिन क्योंकि हमें लग रहा था कि ये छूटे हैं तो इनको हमने इसमें ला लिया। जैसे ताला उद्योग के लिए पता है आप सबको अलीगढ़ है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में आता है, ठीक है। जीआई टैग में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे ही वन लाइनर वाले पॉइंट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, हम इनको दे देंगे। जैसे लाल मिट्टी के लिए कौन सा बर्तन है, बरेली का सूरमा उद्योग, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को, जैसे वन लाइनर रिलेटेड पॉइंट्स है, इनको आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसको हम पीडीएफ में इंक्लूड करके दे देंगे, ठीक है। बाकी इसी के साथ आपका यूपी स्पेशल समाप्त होता है। जितने भी पीवाईक्यूज पॉइंट थे हमने सबको कवर करवा दिया है। मिलते हैं आप लोगों से फिर से, ठीक है। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कोई नया सब्जेक्ट नहीं शुरू करने वाले हैं 2-3 दिन में। आप लोग बोलेंगे तो एक आध दो प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, क्योंकि अब नए लास्ट टाइम में नई चीज़ों को करना हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग रिवीजन करिए, जहाँ से पढ़े, हर जगह अच्छा कोर्स होता है, अच्छा कंटेंट होता है। पढ़िए, रिवीजन करिए और बढ़िया बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिए और मेंटली और फिजिकली फिट रहिए। जब आप फिट रहेंगे, नींद अच्छी लेंगे, तभी पेपर आपका बढ़िया होगा। मिलते हैं फिर से आप लोगों से किसी नई क्लास में।